सिलिकॉन वैली वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हमें तो ग्राउंड पे स्पाइस की ज़रूरत ही नहीं है, और अब ये तो फजूल का खर्चा है। अब जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है टेलीफोन में और सैटेलाइट्स में और ये सारे, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है कि हम इतने ज़्यादा स्पाइस को रखें और उनके थ्रू मॉनिटर करें। और बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि आप ये देखें, मैं किसी से बात हो रही थी तो मैं उसने मुझे कहा कि देखें, मैंने कहा यार ये टेक्नोलॉजी तो उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा देखें जी, जो हमास ने जंग लड़ी है, जैसे भी जो भी जिस तरह से भी, यानी उसने जंग लड़ी से मुराद ये कि जाहिरियत को बर्दाश्त किया है, जैसे तैसे वो बचे हैं बॉम्बिंग से क्या, तो इसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो है कि हमास जो है वो मौजूद है गज़ा में, इतने ज़्यादा बमबारी करने के बाद तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो है वो हुतीस के पास भी है। और फिर उसने एक अजीब मुझे आर्गूमेंट, उसने कहा जी बात ये सारी कि ऑप्टिक्स पे हम जाते हैं ना कि उधर बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, उधर टैंक जा रहे हैं, उधर ये जा रहा है, उधर वो जा रहा है, लेकिन एक मरहले पे एक मरहला ऐसा आया कि इसराइल इतना जिच हो गया था कि उसने अपना न्यूक्लियर फायर कर दिया। तो मैंने कहा जी न्यूक्लियर कहाँ फायर हुआ? मेरी जो बात हो रही थी किसी बाहर किसी से, कोई डिफेंस के से रिलेटेड कोई शख्सियत, तो कोई एनालिस्ट, तो वो उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर था जो उन्होंने ये पेज ये जो जाहिर किया उसने इसराइल ने पैनिक में आके, ये एक्चुअली करना नहीं था कि जो पेजर्स फटे थे दरमियान में, और जो कि दुनिया को ये बता दिया जाए कि भाई ये जो देखें ना ये टेक्नोलॉजी सही हुआ है ना। अच्छा, आपको कितने लोगों को नज़र आ रहा है इस वक्त, कितने लोग, तबाही है, बर्बादी है, बॉम्बिंग्स हो रही हैं, लोग ज़ख्मी, लेकिन वो जो वाक़या था जो अल्टीमेट, ये तो अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो उसमें भी अल्टीमेटली तो अगर बॉम्ब्स ना गिराता अमेरिका तो क्या, तो अल्टीमेटली इसराइल ने वो टेक्नोलॉजी अपनी दुनिया के सामने जाहिर कर दी जो उसने एक्चुअली जाहिर नहीं करनी थी। वो किसी बिल्कुल आखिरी दिन के लिए रखी हुई थी ना, कि लोगों के पास जो पेजर्स हैं वो भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो वो इन्हीं बमों से, मिसाइलों से काम चलाते चलाते एक मरहले पे जाके उन्होंने अपना न्यूक्लियर, यानी हतमी चीज़ कि भाई हम टेक्नोलॉजी के अंदर भी मौजूद हैं, तो उनको वो करना पड़ा क्योंकि वो पैनिक हो गए थे। और तो मतलब हम होता ही है ना कि वो टेक्नोलॉजी के सामने नहीं आती है ना, उसके ऑप्टिक्स, या वो रेंज से निकल जाती है, तो आप भूल जाते हैं कि वो बीच में जो वाक़या हुआ था वो इसी तरह से जो ईरान के अंदर असैसिनेशंस हुई हैं, तो वो भी तो टेक्नोलॉजी है ना, वो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हुई है ना। चाहे आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर आपने जो है वो साइबर अटैक्स हुए हैं, या जो असैसिनेशंस हुई हैं, तो उसमें भी तो रोबोटिक सारा सिलसिला AI से रिलेटेड हुआ। एनीवे, अच्छा अब आ जाएं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, ये तो इन्होंने ये तो मुस्तकिल और ताज़ा तरीन जो इनका है वो है कि ट्रेड वॉर इन्होंने छेड़ी है, और दोबारा ट्रेड वॉर का आगाज़ हो गया है, और 25% जो है वो टैरिफ लगा दिए हैं इन्होंने तमाम स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर। जितने भी जो भी भेजेगा अमेरिका, वो जो है वो यानी अमेरिकन कंपनीज को अब ज़रा महंगा सामान आएगा, उनको 25% टैरिफ लग गए पूरी दुनिया पे। अच्छा, अब ये है कि ये पहले भी हो चुका है, ये 2018 में भी टैरिफ्स लगे थे, बिल्कुल इसी तरह से लगे थे, और उसके बाद ये हुआ था कि वो टैरिफ्स के बाद फिर 2-3 महीने बाद EU ने रिएक्ट किया था, यूरोप ने रिएक्ट किया था, और यूरोप ने रिएक्ट किया था, उससे चाइना भी कूद गया था बीच में, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ था कि नुकसान, अमेरिका को फीलिंग हुई थी कि हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर उसके बाद वो ट्रेड वॉर रुक गई थी, ज़रा मुकमुका हो गया था, और फिर जब बाइडेन निज़ामी आई थी तो एक उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया था सबके दरमियान कि उसके ट्रेड वॉर को रोका जाए। अच्छा, 25% ट्रेड, तो मैं उस ज़माने में, मैं आपसे बताना ही चाह रहा हूँ कि ये पहले भी जो है, ये अगर मैं 14th दिखाऊँ ना आपको, टर्म्स स्टील टैरिफ कॉस्ट US कंज्यूमर्स 9 लाख है मेरे ख्याल से फॉर एवरी जॉब। अच्छा, तो ये जो है ये जॉब्स क्रिएट करना, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों की कीमतें। अच्छा, अब इसमें जो जब स्टील को आप हम करते हैं ना, ये स्टील का जिक्र आता है कि स्टील को हिट किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये ध्यान में रखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टील पैदा कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, तो वो चाइना है। ये थर्ड स्लाइड अगर हम देखें तो चाइना जो है वो टन्स ऑफ स्टील, ठीक है ना, हम थर्ड देखें या सेकंड देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना, लेकिन और चाइना जो है वो इतना ज़्यादा स्टील पैदा कर रहा है और अपने खुद ही कंज्यूम भी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन उनकी, और वो और
कुछ अर्सा पहले उन्होंने दूसरे मुल्कों को देना शुरू किया है। तो अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि स्टील सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया में चाइना पैदा कर रहा है, लेकिन वो खुद ही यूज़ भी कर रहा है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि दूसरे मुल्क कम स्टील ले रहे हैं, उससे वो खुद ही कर रहा है, लेकिन चाइना से इफेक्ट होगा यकीनन जिससे, और चाइना जो जवाब में आज कुछ करेगा, और ये सारे टैरिफ वॉर चल रही है सारी। देखिए मैं इसमें कोई डिटेल्स तो मैं तो नहीं जा रहा, लेकिन एक बात और जो है ना दरमियान में वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसको हम प्रेसिडेंट ट्रम्प, अच्छा वो तो नेतन्याहू तो बिल्कुल फारिग हो गया ना, वो तो वापस आते ही आज उनकी लैंडिंग हुई और ट्रायल शुरू हो गया। मतलब अब आप सोचें कि एक आदमी अमेरिका से उतरे आए वापस, और वापस आने के बाद उधर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि भाई वो सेक्शंस में और मैं अपने उस पर बरकरार हूँ गज़ा का वापस, लेकिन अभी उसमें 1 महीना है, महीने में के बाद देखना है कि वो फर्स्ट फेज़ के बाद जो सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है तो कैसे मामला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गज़ा के ऊपर अमेरिका आएगा बिल्कुल, और हम सारा अमेरिका नहीं लेगा बल्कि अरब मुल्कों को भी हम यहाँ पे कहेंगे कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें और वो भी तो इस तरह करके उन्होंने और बयान दिया। लेकिन देखना ही, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ से वापस आते ही इसराइल में ये हुआ है कि वो यानी ये ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं ना। मैं मतलब इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब एक बंदा अमेरिका से आया और अमेरिका से वापस आके वो मिले ट्रम्प से, और वहाँ से नारा मस्ताना बुलंद करते आए, और यहाँ पे पीछे पता चले कि उसकी जो लैंडिंग है वो सीधी जो है वो अदालत में हो रही है, और जो करप्शन केसेस हैं वो शुरू हो गए। तो ये 44th आज नेतन्याहू को आज क्या गुजरी नेतन्याहू पे, ये भी तो ज़रूरी है। अमेरिका से वापस आके कोई अवाम से खिताब किया, कोई लोगों में निकला, कोई फतह नहीं। आप ज़रा देखें 44th नेतन्याहू रिटर्न्स टू कोर्ट ऑफ फॉर क्रिमिनल ट्रायल टेस्टिमनी, ये 44th टाइम्स ऑफ इसराइल इज़ फेसिंग। वहाँ पे उसने कहा कि मुझे मेडिकल चैलेंजेस हैं, मुझे अदालत में ना लाया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप ट्रायल शुरू करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ 45 देखें, यू हैव बीन ड्रैगिंग मी थ्रू हेल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक्सप्लोर्स एट प्रोसिक्यूटर्स इन क्रिमिनल ट्रायल। फट पड़ा वहाँ पे कि मुझे तुम खींच रहे हो, मतलब मेरे क्या कर रहे हो मेरे साथ, मतलब वो उन्होंने कहा नहीं, वो अदालत में सारे लोग खड़े हैं दुनिया, तो रो पड़ा, मतलब नेतन्याहू रो पड़ा अदालत में। अब मसला ये है कि ये तो जो मैंने आपसे बात की थी ना कि ये तो मामला नेतन्याहू के साथ हुआ है। इसमें दूसरी एक बात जो शायद दरमियान में मिस हो गई किसी जगह, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन पहले तो मैं ये बताऊँ ना आपको, कोई यूएसएड का एक नया है तमाशा ही। 4th स्लाइड देखें, विकीलीक्स। यूएसएड जो है ये $500 बिलियन, ये 472.6 मिलियन, ये एक खामोशी से एनजीओ काम कर रही थी इंटरन्यूज़ नेटवर्क के नाम से पूरी दुनिया में, और ये जो हैं ये 4,291 मीडिया आउटलेट्स, और एक साल के अंदर जो है वो 4,799 आवर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट, यानी ये टीवी के लिए भी प्रोडक्शन हो रही थी, और 778 मिलियन पीपल एंड ट्रेनिंग ओवर 9,000 जर्नलिस्ट। ये 2023 की फिगर है। अच्छा, ये जो है ये सोशल मीडिया सेंसरशिप इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट कर रहा था कि जहाँ जहाँ पर सोशल मीडिया पे कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं ना जो सोशल मीडिया को करो, भाई बात तो बड़ा जेन्युइन है, वो आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन ये अमेरिकन भी कि यहाँ सोशल मीडिया को पे पाबंदियाँ हैं, ये हैं वो, तो ये भी विकीलीक्स में आज शाया हुआ है, और उसकी जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनके भी नाम ये इलॉन मस्क की तरफ से रिलीज़ हुए हैं कि जी ये इसके टीम मेंबर्स थे। वो एक खातून है, उनका नाम है, अगर हम ये दिखा सकें 25वीं स्लाइड, तो ये पूरा इसका इनका बायोडाटा और ये सारा इलॉन मस्क की टीम ने रिलीज़ किया आज। ये जेनी बोगाद हैं और ये जो हैं प्रेसिडेंट सीईओ हैं, ये इनसे तहकीकात और ये कैसे लेती थी पैसे, कब से लेती थी, इनकी बायोग्राफ़ी। फिर उसके बाद उन्होंने ख़र्चे वर्चे कंपनसेशन आगे बताई है कि जनाब ये एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स, और आप ये देखें कंपनसेशन देखें, उषा चौधरी जो हैं सीओओ हैं इसकी, अगर हम बाकी आगे देखें, और फिर उसके बाद इनकी तनख्वाहें, इनके मामलात सारे, तो ये जो कंपनसेशन, अच्छा कंपनसेशन के नाम से सैलरी नहीं, कंपनसेशन, और ये वीपी टेक्नोलॉजी, वीपी एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर उसके बाद ये पूरा, फिर ये इंटर न्यूज़ नेटवर्क अगर आगे देखें जिसको 4 दूसरे नामों से है, फिर ये ओवरव्यू, ये जो है टोटल अवॉर्डेड अमाउंट जो है 472.6 मिलियन, और इसके लिए 457 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इसकी।
अच्छा, और फिर इसी तरह से इसका रेवेन्यू जो है वो 124 मिलियन इनके पास वापस आता है। फिर उसके बाद इंटरन्यूज़ जो है ये लॉन्च हो रही है 2023 में। क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के मौके पे इसको लॉन्च किया और ये इनका एक 10 मिलियन से इसको लॉन्च किया और ये जो है ये इसको इन्होंने पकड़ा है और इसकी तहकीकात हो रही हैं, कहाँ गया पैसा, किसको ट्रेन किया, किस मुल्क में क्या, तो ये सारा स्टार्ट हो गया है। इलॉन मस्क जो है वो पेपर रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें जो इम्पोर्टेंट दरमियान में रह गई वो 2 या 3 दिन पहले का, मैं उसको थोड़ा सा समझने की मैंने इशारा तो किया था अपनी गुफ्तगू में, लेकिन थोड़ा सा उसको मेरे ख़्याल से इस मरहले पे हमें जहन में एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है प्रेसिडेंट ट्रंप का, अगर उसका वो हमारी टीम थोड़ा सा मुझे हेल्प करे, ये बड़ा जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग है ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये है क्रिश्चियंस से रिलेटेड। उनका ये कहना है कि जो क्रिश्चियंस के बारे में जो बायस है, यानी जो यहाँ पे जो अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो लोग हैं, ये एरेडिकेटिंग एंटी क्रिश्चियन बायस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने निकाला था 6 तारीख को। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में एंटी क्रिश्चियन वेपनाइजेशन है गवर्नमेंट में, यानी लोग एंटी क्रिश्चियन हैं। अच्छा, अनलॉफुल कंडक्ट कर रहे हैं टारगेटिंग क्रिश्चियंस। अच्छा, मैंने इसको देखा उस दिन, लेकिन मैं इसको मतलब थोड़ा सा अभी भी इसको कुछ लोगों से बात भी हुई, समझने की कोशिश की कि अमेरिका में एंटी क्रिश्चियन तो मुझे नहीं पता कि एंटी क्रिश्चियन भी कोई मुमकिन है वहाँ पे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जी कोई ज्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, या आप कह सकते हैं कि जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, आप कह सकते हैं कि जी हिंदूज़ के अगेंस्ट कोई बात हो रही है, लेकिन क्रिश्चियंस के अगेंस्ट वहाँ पर उनके डिपार्टमेंट्स में, ये मेरे लिए एक बड़ी ताजुब की बात अभी भी है कि ये उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसा निकाला कि जिसमें वो कह रहे हैं कि एंटी क्रिश्चियन जो है वो, अच्छा इस ऑर्डर का एक दूसरा हिस्सा भी है। वो कह रहे हैं कि एक तो ये है ना कि क्रिश्चियन एंटी क्रिश्चियन बायस जो है वो मौजूद है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, और उसके ऊपर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला। लेकिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नीचे ये अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हाँ, इसके नीचे फिर वो कह रहे हैं कि टास्क फोर्स बनानी है हमने। वो कह रहे हैं कि हमने एक टास्क फोर्स बनानी है ताकि एंटी क्रिश्चियन बायस ख़त्म हो। यानी एंटी क्रिश्चियन बायस ख़त्म करने के लिए आपको ज़ाहिर है प्रो क्रिश्चियन ही बनाएंगे ना टास्क फोर्स, तो प्रो क्रिश्चियन टास्क फोर्स बन रही है, यानी एंटी क्रिश्चियन ताकि ख़त्म हो, टास्क फोर्स बन रही है पूरी। और वो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जो है वो जस्टिस के अंदर काम करेगी ताकि वो एंटी क्रिश्चियन बायस ख़त्म हो। अब ये मुझे नहीं पता कि कहाँ पे अमेरिका की जो इंटरनल उनका सिस्टम है उसमें क्या कोई एंटी क्रिश्चियन बायस मौजूद था या है, जिसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है, हंगामी बुनियादों पे टास्क फोर्स को काम दिया है कि भाई ये चेक करो कि ये क्रिश्चियंस के अगेंस्ट के बारे में क्या बात करता है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक नई बात है कि वहाँ पर एंटी क्रिश्चियन भी कोई यूएस ऑफिसेज में कोई बात होती है या कोई डिस्कशन होता है, या इतना ज़्यादा होता है कि जिसके लिए उन्होंने, लेकिन उससे दूसरी बात भी सामने आ रही है। देखिए, मैं ये बात पहले भी की थी, मैं दोबारा इस बात को कर रहा हूँ कि इन तमाम मामलात में कहीं रिलीजन है। ये बात मैंने चंद रोज़ भी पहले कही थी और दोबारा मैं कह रहा हूँ, और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मैं दिखा के दोबारा कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक मज़हब का मामला है इस वक्त। तमाम दुनिया में जो जंगें हो रही हैं या जिन शख्सियात को आपने रीड करना हो, उनको समझना हो थोड़ा सा, तो ये आप जहन में रखें कि कहीं जो है वो मज़हब का सिलसिला है सारा। अच्छा, अब इसमें मैं भी आता हूँ दोबारा दूसरे मामलात की तरफ, क्योंकि एआई समिट शुरू हो गई है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पहुँच रहे हैं, और अब देखना है कि वो राफेल के हवालों से क्या बात होती है, फ्रांस से क्या बात होती है। उसके बाद वो जा रहे हैं और उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से होगी। ये उनका वर्किंग विजिट है। अच्छा, वर्किंग विजिट है, ऑफिशियल वर्किंग विजिट है, और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑफिशियल वर्किंग विजिट्स ही अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप के हो रहे हैं। यानी ऑफिशियल वर्किंग विजिट ही था नेतन्याहू का भी, यानी स्टेट विजिट नहीं है। यानी कोई 21 तोपों की
या जिसको आप कहें कि जी वो ऑफिशियल विज़िट जिसको कह लिया जाए कि जो 19 जो गन्स का सलूट होता है उसमें, या ये है कि तो ऑफिशियल वर्किंग जो है ये चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से। और फिर उसके बाद एक वर्किंग विज़िट होता है जो, तो उसमें ये होता है कि मतलब ब्लेयर हाउस में ठहर सकते हैं, स्टेट में दूसरे में भी ब्लेयर हाउस ऑफर होता है, तीसरे में प्लस माइनस होता है। इशू ये है कि वो स्टेट डिनर और वो जो सारे मामला हैं वो इसमें प्लस माइनस होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट वाला होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट वाला। तो ये जो नेतन्याहू अब किंग अब्दुल्ला की मुलाकात भी हो रही है। अच्छा, वो ज़ेलेंस्की को उन्होंने फिटर खा दिया, वो उसको कहा कि वो जाके म्यूनिख में जेडी वांस से मिल लो, तो जेडी वांस से अगर मिल रहा है तो फिर वो प्रेसिडेंट ट्रंप से तो नहीं मुलाकात हो रही। इस हफ्ते अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ मंडे तक कि इस हफ्ते कहीं ज़ेलेंस्की से उन्होंने मिलना है कि नहीं। उन्होंने बात की थी मैं ज़ेलेंस्की से मिलूंगा, लेकिन चूंकि वहाँ पे उसको कह दिया है कि तुम जेडी वांस से मिलो ये एआई समिट में या म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, तो वो मेरे ख्याल से वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाएगी। तो फिर वो ये तो हो नहीं सकता कि वो पहले वहाँ जाके मिले ज़ेलेंस्की और फिर जो अमेरिका जाए मिलने के लिए, तो मेरे ख्याल से नायब सदर की बुनियाद पर लगा दिया।